नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। पीछे आप विधानसभा देख सकते हैं। विधायिका का काम यहां पर होगा, कानून यहां बनेंगे, नई नीतियां यहां बनेगी। और मेरे बाईं ओर लोक भवन है, जो कार्यपालिका। नई सरकार के गठन को लेकर पूरे देश की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश, खास लखनऊ पर टिकी हुई हैं। अब से 45 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होने वाला है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अब स्टेडियम धीरे धीरे खचाखच भरने लगा है। वहां पर मेरे सहयोगी सुकेश रंजन और अशोक तिवारी मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर मानस श्रीवास्तव। इस छत पर हम आज छत पर हैं क्योंकि पीछे विधानसभा आप देख सकते हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में मेरे सहयोगी राजीव रंजन हैं। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता शहजाद अब्बास भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी जो सिर्फ न्यूज़ 24 दे रहा है, मेरे सहयोगी मानस ये खबर लेकर आए हैं जिस बात का सबको बेसब्री से इंतजार है। कितना बड़ा होने वाला है मंत्रिमंडल? खबर यह है कि 51 मंत्री इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर यानी कि योगी आदित्यनाथ समेत 51 लोग शपथ लेने वाले हैं। और मंत्री पद किसको मिलने वाला है? लाख टके का सवाल जो पूछा जा रहा था, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, किसका पत्ता कटेगा, किसका नंबर आएगा? सरकार नई, चेहरे वही, रिपीट होंगे क्या? 57 मंत्री थे योगी आदित्यनाथ सरकार में। योगी आदित्यनाथ 1.0 में 11 हारे, 46 जीत गए थे। तो क्या वो वापस बन जाएंगे या नए चेहरों को भी मौका मिलेगा? ये सारी जानकारी जुटाकर लाए हैं मानस। तो यहां पर ब्रेकिंग न्यूज के लिहाज से सबसे बड़ी खबर आप क्या दे रहे हैं हमें? सर, सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मंत्रिमंडल का आकार है वो 52 होने वाला है, क्योंकि 2 नेताओं के नाम इसमें और बढ़ा दिए गए हैं। एक केपी मलिक का नाम इसमें बढ़ाया गया है। और ये जाट नेता हैं, इनका नाम बड़ौत से जीत कर आए हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं। और किसानी आंदोलन में जो गढ़ माना जाता है वहां पर मामूली अंतर से ही जीते, लेकिन वो जीतना और जाटों का कहीं ना कहीं बीजेपी में भरोसा जताना, उसका इनाम केपी मलिक को मिलता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी का इनाम मिलता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो एक तरीके से एक इनाम के तौर पर इसको देख सकते हैं। बागपत में 3 में से 2 सीटें जीती बीजेपी। जी बिल्कुल जीती। लेकिन मैं आपको एक खबर बता दूं कि जो 18 इस वक्त मेरे पास जो सूची जो हमारे सूत्रों ने भेजी है संदीप जी, 18 ऐसे विधायक हैं जो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें कुछ नाम आपको बता दूं, मैं चौंकाने वाले नाम है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है ब्रजेश पाठक उनके साथ शामिल है। कुछ बड़े नाम देखिए कट के, उनका जिक्र हम बाद में पहले नहीं नामों पर आते हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और लखनऊ में यह चर्चा आम थी योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में 1.0 में कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये 3 लोग हैं जो कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कतें पैदा करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। तो दाहिने और बाएं में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का वापस आना, ये क्या संकेत है? देखिए, ये संकेत देखिए बिल्कुल साफ है कि देखिए जब ये मंत्रिमंडल का जब हम गठन देख रहे हैं, इसका जो आकार हम देख रहे हैं, इसमें जो चेहरे देख रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें जातीय समीकरण और साथ ही क्षेत्रीय संतुलन दोनों को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि जो केपी मलिक का नाम एकदम लास्ट मोमेंट में शामिल किया गया, वो जाट बिरादरी से आते। लेकिन आप देखिए कुछ और नाम, स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सुरेश खन्ना के लिए कहा जा रहा था कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कैबिनेट मंत्री में वो शामिल 10 बार के विधायक हैं। 10 बार के विधायक हैं। बेबी रानी मौर्य देखिए जाटो बिरादरी से आती है, उनको कैबिनेट में दर्जा दिया जा रहा है। और मेरे पास जो सूची है उसमें उनका नाम 6ठे नंबर पे है, यानी सबके पहले नंबर से सिलसिलेवार तरीके से नाम मैं आपको बता रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, 2 के नाम डिप्टी सीएम के लिए हमारे पास आए हैं। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी यानी जो वैश्य समाज से आते हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद,
कांग्रेस से आए थे, बड़ा चेहरा है ब्राह्मण समाज के, राकेश सचान है। अरविंद कुमार शर्मा का नाम यहाँ पर 15वें नंबर पर है। अरविंद कुमार शर्मा को भी शामिल किया गया है। योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल अपना दल के खाते में सीट गई है। ये कैबिनेट मंत्री होंगे, अंदाजा हम लगा सकते हैं, अभी हमें मालूम नहीं। मेरी जानकारी ये है कि ये कैबिनेट मंत्री ही बने जाएंगे। कितने कैबिनेट मंत्री होंगे आपकी जानकारी के मुताबिक? मेरे हिसाब से इसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें से 16 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, 2 सहयोगी दलों के यानी संजय निषाद, आशीष पटेल और संजय निषाद, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। बाकी जो सूची है देखिए, नितिन अग्रवाल है, कपिल देव अग्रवाल है, रविंद्र जायसवाल, दीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्म प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, संगठन के आदमी। ये जेपीएस राठौर, असीम अरुण, दलित चेहरा बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट दर्जा, असीम अरुण को भी सीधे पहली बार के विधायक, अभी तक आईपीएस थे, उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। स्वतंत्र प्रभार उनको दिया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा दया शंकर सिंह को भी स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है। ये देखिए, ये जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दी है, जो हमें सूची भेजी है। ये इसको हम मान सकते हैं कि अब जबकि शपथ ग्रहण में कुछ ही वक्त बचा है, इसको मैं कंफर्म मान के चल रहा हूं कि ये सूची एकदम ऑथेंटिक है। और दिनेश प्रताप नहीं, मुझे मालूम है, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बीजेपी चौंका देती है, खबर आती है, वो पलट भी जाती है, तो वो हिचकिचाहट मैं समझ सकता हूँ, पर खबर है तो हम ताल ठोक कर अभी चला रहे हैं। जी, क्योंकि खबर है सर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश कुमार सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्रा, मयंकेश्वर सिंह और दिनेश खटिक, ये वो नाम हैं जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया। अब इसमें कुछ चौंकाने वाली खबरें भी हैं दर्शकों। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं वो ये पाएंगे कि श्रीकांत शर्मा, जो उभरता चेहरा थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, एबीवीपी से सालों साल जुड़े रहे और सक्रिय मंत्रियों में से गिने जाते थे योगी सरकार में, पिछली सरकार में, उनका नाम नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम नहीं है। मोहसिन रजा एक नाम है, हाँ, उनको भी अभी तक फोन नहीं गया, उनका नाम भी इस सूची में नहीं है। हाँ, तो ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास फोन नहीं गया। ये योगी कोई और मुस्लिम चेहरा भी है, दानिश रजा का, दानिश आजाद के बारे में बता दूं, दानिश आजाद नाम उनका नाम है, वो राज्य मंत्री हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये 2 नाम जिनके बारे में मैंने कहा था कि केपी मलिक और दानिश आज़ाद, इनके नाम सबसे आखिरी में सामने आए। दानिश आज़ाद अंसारी इनका नाम है। और इनके बारे में बता दूं कि ये एबीवीपी जो संगठन है, आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, उससे ये लंबे समय तक जुड़े रहे। चुनाव से ठीक पहले इनको बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का, इनको प्रदेश का महामंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के ये अल्पसंख्यकों के बीच में बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे थे। तो ये माना जा रहा है कि एक इनाम के तौर पर इनको ये पद दिया जा रहा है, राज्य मंत्री बनाया जा रहा है उनको। लेकिन ये नाम सतीश महाना का नाम भी नहीं मैंने सुना। सतीश महाना का नाम भी इसमें नहीं है। मैंने वही कहा था कि सतीश महाना का नाम नहीं, नीलकंठ तिवारी का नाम नहीं। ये 4 बड़े चेहरे, ये 4-5 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस बार इस हमारी सूची में, जो अब तक हमारे पास सूची में, बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब शपथ लेंगे उसके बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन जो सूची हमारे पास है उसके मुताबिक ये 4-5 ऐसे बड़े चेहरे हैं, ऐसे बड़े नाम हैं जो पिछले मंत्रिमंडल में प्रमुखता से दिखाई पड़ते थे। इस बार इनके नाम इस सूची से गायब है। तो वो पुरानी कहावत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी कि जाट ने जब मरा जानियो जब 13वीं होले। तो अभी 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 13वीं और शपथ ग्रहण आपस में मेल नहीं खाते, पर मैं पुरानी एक कहावत का जिक्र कर रहा था। सुकेश, बीजेपी को सालों से आपने कवर किया है और जो ये हिचकिचाहट है मानस की, ये जायज़ दिख रही है या जो इन्होंने सूची दी है ये दरअसल यही फाइनल सूची है? केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं और बड़े चेहरे जो थे योगी सरकार में, पहली सरकार में, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, ऐसे लोगों के, सतीश महाना, ये नाम गायब हैं। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मानस। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य का नाम पहले से तय था। जैसे आपने बताया कि एक उस पूरी पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें छाप, इसका विश्लेषण अलग से होना चाहिए कि इसमें छाप योगी की है कि इसमें छाप केंद्रीय नेतृत्व की है, अमित शाह की है, ऐसा माना जा रहा है। अभी की मंत्रिमंडल को देखते हुए अगर आप विश्लेषण करें फौरी तौर पे, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ केशव मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, 2 ऐसे बड़े नेताओं को डिप्टी सीएम के तौर पे लिया गया है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी के
विरोधी समझे जाते हैं, जो अगर पार्टी के अंदर की राजनीति को देखा जाए तो एक दो नेताओं को बड़ा करने की कोशिश की गई है और ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि संगठन की सरकार है, संगठन सर्वोपरि है, तो वो करने की कोशिश की गई है। आपने सतीश महाना का नाम लिया, मेरी जानकारी में वो स्पीकर हो सकते हैं, वो बहुत कई बार के एमएलए हैं, उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। जो एक्सपेक्टेड नेम्स थे वो सारे हैं। हाँ, जो दिल्ली के दो बड़े चेहरे थे जो दिल्ली से भेजे गए थे, पिछली बार दोनों मंत्री बनाए गए थे, दोनों सरकार के प्रवक्ता बनाए गए थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, ये दोनों इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है। हो सकता है श्रीकांत शर्मा किसी ब्राह्मण चेहरे की, किसी युवा ब्राह्मण चेहरे की तलाश है जिनको अध्यक्ष के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से स्वतंत्र देव सिंह जब कैबिनेट में आएंगे तो वो अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। तो क्या वो चॉइस श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं? क्या केंद्रीय नेतृत्व ने उनके लिए कुछ और सोच सकता है? ये इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है और जो कॉमन सेंस एक बताता है कि क्या वो युवा चेहरा श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि वो संगठन से निकल कर आए हैं। आपने ठीक कहा, स्टूडेंट विंग में काम किया है, बीजेपी की एबीवीपी में काम किया है, सरकार में काम करने का अनुभव है, केंद्र में वो राजनीति कर चुके हैं, वो मीडिया के संयोजक हुआ करते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, तो अब पार्टी में भी काम करने का उनका अनुभव देखा जा रहा होगा। तो क्या उनको अगला नया अध्यक्ष बनाने की तैयारी है क्या? इस पर कोई अभी औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में ये देखें। बाकी थोड़ी देर पहले मैंने वेस्टर्न यूपी में, कल से भी कह रहा था कि वेस्टर्न यूपी को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन, वो ऐसे नाम जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश, कुछ इलाकाई संतुलन के साथ साथ जो आप जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश होती है वो भी की गई है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश है जिसपे संगठन की छाप दिखे। पिछली बार ये शिकायत थी बहुतायत में, और जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने संज्ञान भी लिया था कि क्या सरकार के सामने संगठन की नहीं चल रही है, क्या उसको बैलेंस करने की कोशिश इस बार की गई है क्या? ये इस मंत्रिमंडल के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि संगठन प्रिवेल करता है, बीजेपी बड़ी पार्टी है और उस पर नरेंद्र मोदी की मुहर है, ऐसा दिखाने की कोशिश अभी लगती है। लेकिन बड़ा दिन है, बड़ा मौका है, 50 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा मौका है कि एक इनकम्बेंट सीएम 5 साल रूल करने के बाद दोबारा सत्ता में आ रहा है और इसलिए भव्य तैयारी की गई है। थोड़ा गहन विश्लेषण को छोड़कर अगर थोड़ा मैं आपको माहौल दिखा दूं संदीप, क्या माहौल है? बहुत गर्मी है, बहुत प्रचंड गर्मी है। उस गर्मी के बीच स्टेडियम भरना शुरू हो गया। आपसे थोड़ी देर में ये स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कन्हैयालाल मित्तल एक अभी थोड़े दिन पहले एक थीम सॉन्ग के साथ समझिए कि आ गए थे बीजेपी के कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो उन सरीखे कलाकारों को बुलाया गया है। उस मंच पे आप मनोज तिवारी को देखेंगे, उस मंच पे आप निरहुआ को देखेंगे, उस मंच पे आप कन्हैयालाल मित्तल को देखेंगे। वो तमाम लोग हैं जो क्षमा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक 2 डिप्टी सीएम जो होने वाले हैं अब तो वो मंच पे दिखाई दे रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम मंच पे आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अभी पधारे नहीं है, वो थोड़ी देर में मुझे लगता है कि आने वाले होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि सारे जो गणमान्य अतिथि, जो सारे मुख्यमंत्री, सारे पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस पूरे आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसी के बहाने 2024 का लक्ष्य भी साधना है और प्रधानमंत्री इसलिए खुद भी यहाँ आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस प्रचंड गर्मी में लेकिन बहुत इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है, वहाँ से हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि कैसा माहौल है और क्या अब थोड़ी देर में जब शपथ लेंगे तो उत्तर प्रदेश को उनकी नई सरकार मिलेगी, उनके नए मंत्री मिलेंगे। इस उद्घोष को बीच में सुनिए। जय श्री राम। ये निरहुआ हैं जो बीजेपी के नेता है, आजमगढ़ से चुनाव भी लड़े हैं। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया है, तो बार बार भगवा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है। अपनी विचारधारा से पूरे प्रदेश को रंग देने की तैयारी है और उसी की दिशा में ये आयोजन जो है वो आगे बढ़ता दिख रहा है।
हैं सुकेश, राजीव रंजन जो स्टूडियो में बैठे हैं नोएडा के, वो अपने शो की ब्रांडिंग कर रहे थे, माहौल 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 कई बार उन्होंने जिक्र किया। अब आप भी ब्रांडिंग करने लगे हैं, माहौल क्या है कि, पर इन जश्न के बीच भी, इन नारों के उद्घोष के बीच, क्या एक बड़ा सवाल अब ये उठ जाएगा कि देखिए, आपने जो जिक्र किया 50 साल बाद कोई 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहा हो, फिर सरकार बनाई हो, तो 2/3 बहुमत के बाद भी इस सरकार पर योगी की छाप नहीं, आला कमान की छाप साफ दिख रही है। क्या योगी कहीं ना कहीं इस शानदार जीत के बाद भी इस मंत्रिमंडल गठन के बाद बॉक्सटिन होते दिख रहे हैं क्या सुकेश? बता रहे हैं कि आपने शायद ये पूछा है कि आला कमान की छाप दिख रही क्या। मैंने बताया संदीप आपको कि इस मंत्रिमंडल में जो फौरी तौर पे अगर आप विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि जो एक शिकायत पहले मिली थी कि संगठन सर्वोपरि है, ऐसा भाव नहीं आता सरकार को देखकर। वन मैन शो जैसा लगता है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको वो तरजीह नहीं है, इस तरह की शिकायतें थी। तो मुझे लगता है उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। इसमें आला कमान की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह जो रिगरस मीटिंग हुई है उसकी एक छाप दिख रही है कि आपको संगठन को सबसे संगठन के नाते आप मुख्यमंत्री हैं और सरकार है, तो संगठन की छाप दिखाने की कोशिश है, अमित शाह की छाप दिखाने की कोशिश है। अमित शाह बहुत दिन से उत्तर प्रदेश को हैंडल कर रहे हैं, 14, 17, 19 और 22 इन तमाम चुनावों में अमित शाह बहुत सक्रिय रहे हैं, बतौर महामंत्री, बतौर प्रभारी, बतौर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब वो संगठन में किसी पद पे नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को माइन्यूटली खुद अमित शाह देख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव हुआ है ये दिखाने की कोशिश है कि संगठन बड़ा है और योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं मुख्यमंत्री हो, लेकिन पूरे संगठन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो संगठन बड़ा है, व्यक्ति शख्सियत नहीं। क्या ये संदेश, ये संकेत भी दिया जा रहा है उस पार्टी द्वारा जहां पर सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है? वो पार्टी से भी बड़े हो गए हैं, लेकिन जो खबर मानस हमें बता रहे हैं, अब उसके थोड़े से विश्लेषण में जाते हैं। और राजीव, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करें तो लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी का भी नाम है, और केपी मलिक। तो जिस इलाके में कमज़ोर नब समझी जा रही थी, जो इलाका या कमज़ोर कड़ी समझी जा रही थी, 58 में से 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2017 में पहले चरण में। इस बार किसान आंदोलन के बावजूद, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के गठबंधन के बावजूद वो 58 में से 46 सीट जीत पाए। तो वो जाटों की नाराज़गी को जो कंट्रोल किया, अब उसे इनाम के तौर पर 3-3 जाटों को यहाँ मंत्री बनाते दिख रही है बीजेपी। राजीव? बिल्कुल संदीप, लेकिन ये जो लिस्ट है आप देखिए, इसमें कपिल देव अग्रवाल का भी नाम है, सुमिंदर तोमर का भी नाम है, और इस लिस्ट में पंकज सिंह का नाम नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे जो इतने ज्यादा वोटों से जीते नोएडा से। इस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक हैं। देखिए संदीप, जो लिस्ट मैंने अभी देखी है मानस की, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है दयाशंकर मिश्र दयालु का। लोग कम जानते होंगे, लेकिन ये दयाशंकर मिश्र दयालु उसी सीट से 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं जिस सीट पर नीलकंठ तिवारी बनारस दक्षिण से जीते हैं, और उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा इस लिस्ट के मुताबिक। ये वही सीट है जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। तब भी भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जीतने में 9-10 हजार वोटों से ये सीट किसी तरह वो जीत पाए हैं, और उसी सीट के दयाशंकर मिश्र दयालु, उनको 2 बार से टिकट नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। वो बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए इस लिस्ट में उनका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नाम आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम है। दूसरी बात, थोड़े सी लिस्ट की बात करते हैं। सतीश महाना और रमापति राम शास्त्री, ये 2 वरिष्ठ मंत्री थे योगी सरकार में। रमापति राम शास्त्री को अभी प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया है। इस लिस्ट में उनका भी नाम नहीं है, सतीश महाना का भी नाम नहीं है। अब सवाल है कि इन दोनों में से कौन विधानसभा अध्यक्ष बनेगा और कौन ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि ये 2 बड़े नाम हैं। इस लिस्ट में श्रीकांत शर्मा का नाम न होना भी, वैसे सुकेश जैसा कह रहे थे, हो सकता है संगठन में उनको बड़े पद पर भेजे जाने की तैयारी हो, वो आला कमान के करीबी हैं, ये अलग बात है। दूसरी बात, ये इस लिस्ट में पूर्वांचल ने जिस नहीं, इसमें एक खास बात मैं बीच में रोक रहा हूं राजीव। पूर्वांचल पर आते हैं।
राजीव पूर्वांचल पर आते हैं, पर देखिए चाहे श्रीकांत शर्मा हो या सिद्धार्थनाथ सिंह, वो सरकार के प्रवक्ता भी थे, तो उनके ड्रॉप करने के क्या संदेश जा रहा है? देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह हेल्थ मिनिस्टर बने थे, कुछ दिनों के बाद उनको हेल्थ मिनिस्टर से भी हटा दिया गया था। उसके बाद बहुत इलाहाबाद में जिस तरीके से और जो पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग थे जिनकी नाराजगी कहते थे सिद्धार्थनाथ सिंह के कार्यशैली से है, उनको लेकर के एक बात थी कि उनका बीच में मंत्रालय भी बदला गया था। हो सकता है कि परफॉर्मेंस को एक आधार बनाया गया हो, योगी आदित्यनाथ और ये सारी जो बैठकें हुई हैं उसमें पुराने मंत्री वही रिपीट किए गए हों जिन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पर अच्छा काम किया हो। लेकिन बात यह है कि दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम और लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं और आला कमान के बहुत करीबी माने जाते हैं, दिनेश शर्मा को भी मंत्रिपरिषद में नहीं लिया गया है, तो उनके लिए कौन सी संगठन में जगह रखी जाएगी, क्या वो केंद्र में आएंगे, क्या होगा, ये सब आगे की बात है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर जो दोनों सरकार के प्रवक्ता थे उनका मंत्रिपरिषद में इस लिस्ट में हमें इंतजार करना चाहिए वैसे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। लेकिन मंच पर जिस तरीके से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक गले लग रहे हैं उससे ये साफ है कि ये दोनों डिप्टी सीएम तो पक्का है और यही दोनों नेता अभी मंच पे दिखाई भी दे रहे हैं। एक बात और हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी इस लिस्ट के आधार पर अगर आप देखें तो दो मंत्री जो कि अधिकारी छोड़ करके आए थे, एके शर्मा का तो बहुत नाम था और आप यकीन मानिए दोपहर 12 बजे तक बहुत सारे लोगों ने लखनऊ से फोन करके मुझे कहा भी कि एके शर्मा जी का डिप्टी सीएम का मामला पक्का हो गया है, आप चाहें तो खबर चला भी लें। हमें किसी आधिकारिक सूत्र से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। एके शर्मा के अब मंत्री बनने की इस लिस्ट में नाम है। राजेश्वर सिंह जो कि ईडी में थे, ईडी के बड़े अधिकारी थे, सरोजनी नगर से जीते हैं, बहुत लोग उनका भी नाम कह रहे थे लेकिन इस लिस्ट में उनका भी नाम नहीं है। असीम अरुण का नाम जरूर है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आईएएस एके शर्मा जी हैं और आईपीएस असीम अरुण है, राजेश्वर सिंह पीपीएस हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज से आते हैं, तो अभी आईएएस और आईपीएस को मौका दिया गया है। ये एक चीज और है कि दयाशंकर सिंह, देखिए पिछली बार उनकी पत्नी आईएएस, मैं एक सेकंड बीच में कुछ, मैं आप आईएएस आईपीएस का जिक्र कर रहे हैं, वो दिमाग में ख्याल आया राजीव कि आईएएस को मौका मिल गया, आईपीएस को ईडी का नंबर नहीं आया। ये ईडी का नंबर चुनाव से पहले आ जाता है, चुनाव बाद नहीं आता है क्या? नहीं, देखिए अगर आप वरिष्ठता क्रम में भी देखें तो राजेश्वर सिंह से ये दोनों लोग वरिष्ठ भी हैं, उम्र के लिहाज से भी, अनुभव के लिहाज से भी। और फिलहाल अभी 51 लोग ही शपथ ले रहे हैं, 52 लोग, अभी तो 8 सीटें खाली हैं। हाँ, अभी 8 सीटें खाली हैं। आप दयाशंकर सिंह की भी बात कर रहे थे, लेकिन अशोक देखिए, हम लगातार, कल भी हमने कार्यक्रम किया, आज दिन में भी हम चर्चा कर रहे थे कि दलितों को लेकर जो ये वोट बैंक छिटका है, बीएसपी जो कमजोर साबित हुई, 19 से 22% के बीच का वोट बैंक 12% पर जो सिमटा, उसका ज्यादा हिस्सा, मैं अधिकांश हिस्सा भी कह सकता हूं, वो बीजेपी की झोली में आता दिखा है। तो बेबी रानी मौर्य कद उनका बड़ा है, कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा रहा है और असीम अरुण को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मौका जो देती दिख रही है। तो 2024 के लिए जो तैयारी थी, पिछड़ी जाति को तो साध लिया, अब दलितों पर भी निगाह टिकाए बैठी है क्या बीजेपी, अगर यही मंत्रिमंडल की सूची शपथ लेती है तो? देखिए, अभी जो पहली सूची जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो अभी सबके सामने आई है, ये सूची बहुत देर से वायरल भी हो रही है कि यही तकरीबन वो लोग हैं जो आज मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले हैं। इस सूची के लिहाज से बहुत सारे लोग इस वक्त जो शपथ ग्रहण का मंच है वहां पर पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि असीम अरुण या फिर बेबी रानी मौर्य जैसे तमाम सारे लोग जिनको मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा रही है, अगर इस पर आप नजर डालिए तो जो बात सुबह मैंने आपसे कही थी वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और मंत्रिमंडल में उसकी तस्वीर हम लोग देखेंगे।
तो अगर इसी सूची को वास्तविक सूची के तौर पर देखा जाए तो इसमें सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक संतुलन की तस्वीर देखी जा रही है। दूसरी बात यह भी है कि पिछली बार जब डॉक्टर दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस वक्त उनके नाम की कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी, और आपको यह भी याद होगा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि शायद उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन दो डिप्टी सीएम पिछली बार बनाए गए थे। इस बार भी यह चर्चा की जा रही थी कि चाहे बेबी रानी मौर्य हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, जो कि पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, इनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग मंत्रिमंडल में देखेंगे। लेकिन अभी जो सूची फिलहाल सामने आई है उस लिहाज से तकरीबन जो एक आप कह सकते हैं कि एक आंकड़ा पिछली बार सरकार में था कि सिर्फ 2 ही डिप्टी सीएम होंगे, वही तस्वीर आज भी नजर आ रही है। मेरे ठीक पीछे आप स्टेज देख पा रहे होंगे जहां पर जो केशव प्रसाद मौर्य है और ब्रजेश पाठक है वो अगल बगल बैठे हुए हैं। दोनों लोग काफी देर से आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो हंसती हुई दिखाई पड़ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में फिलहाल 2 ही उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और बाकी जो सामाजिक संतुलन, सामाजिक सामंजस्य की बात कही जा रही है उसको भी इस मंत्रिमंडल की सूची में देखा जा सकता है। इसके अलावा पिछली सरकार में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी थे संदीप जी जिनको इस बार प्रमोट किया गया है। मसलन कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह पिछली बार राज्य मंत्री थे, इस बार उनको प्रमोट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। दयाशंकर सिंह जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे, उनके नाम की बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही थी, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछली बार उनकी पत्नी मंत्रिमंडल में थी तो ये कहा जा रहा था कि शायद उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और ठीक इसी तरह से जेपीएस राठौर जिसकी चर्चा अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वो संगठन के पुराने नेता हैं, सुनील बंसल के बहुत नजदीक माने जाते हैं। तकरीबन हर संगठन की बैठक में सुनील बंसल के आसपास उनको देखा जाता रहा है। तो जो बात अभी थोड़ी देर पहले सुकेश जी कह रहे थे कि इस बार के मंत्रिमंडल में न सिर्फ सरकार में योगी आदित्यनाथ के करीबियों को देखा जाएगा बल्कि संगठन को भी बड़ी तरजीह दी जाएगी, ये तस्वीर इस मंत्रिमंडल से साफ हो जाती है। और जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि ये चुनाव 2022 या सिर्फ योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा नहीं है, बल्कि इसी सूची के आधार पर, इसी मंत्रिमंडल के आंकड़े के आधार पर आगे के चुनाव की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि संगठन सर्वोपरि है, क्या यह संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, जो सुकेश कह रहे थे, ये लखनऊ के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि वो योगी के विरोधी माने जाते हैं पार्टी के बीच में ही। और AK शर्मा का कैबिनेट मंत्री बनाया जाना, 1.25 साल पहले इस बात को लेकर मतलब जबरदस्त अंतर्द्वंद हुआ था और योगी आदित्यनाथ पुट हिज फुट डाउन कि AK शर्मा को बड़ी भूमिका नहीं दी जाएगी। सवाल उठे थे कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर IAS से रिटायर होकर कोई सिर्फ MLC ही बनने आया था क्या। तो ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, AK शर्मा को एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री के रूप में देखना, तो ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के बारे में क्या कह रहा है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुकेश जी के साथ इसी बात की चर्चा कर रहा था कि जो भी लोग IAS या IPS से रिटायरमेंट लेने के बाद चुनावी मैदान में आए तो उनको ये जरूरी नहीं है कि आप नौकरी से VRS लेकर आए या रिटायरमेंट लेकर आए तो तत्काल आपको पार्टी में बड़ा मौका दे दिया जाएगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की सियासत में, या यूं कहें कि अलग अलग जहां जिस दल में वो रहे हैं, चाहे बसपा में रहे हो, अब बीजेपी में है, हर दल में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और वो एक नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। चाहे असीम अरुण हो या राजेश्वर सिंह हो, इनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, ये सिर्फ एक नौकरशाह रहे हैं। हालांकि उनको बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव जीते और इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा रही है, असीम अरुण की बात की जा रही है। तो यही बात हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैं और सुकेश जी कर भी रहे थे कि ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बना दिया और राजेश्वर सिंह, असीम अरुण ऐसे लोगों को सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, AK शर्मा को सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे। नहीं, मैंने जैसा कि पहले कहा कि एक बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन है कि अगर कोई विरोधी उनको हिलाना चाहता था, आपको याद होगा केशव मौर्य पार्टी में उनके विरोधी के तौर पे देखे जाते थे, पार्टी के इनर सर्किल में इस बात की चर्चा थी और ये चर्चा लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आम थी कि वो अपने सुकेश और अशोक, आप दोनों को रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकाना स्टेडियम में, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर लैंड होगा और जो ये मंच सजा हुआ है, ये जो भव्य मंच वहां पर इकाना स्टेडियम में सजा हुआ है, वहां पर कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखने वाले हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस
शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं। अशोक और सुकेश, आप अपनी बात अब जारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बात सुकेश जी से पूछ रहा था कि जो नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, लेकिन ब्रजेश पाठक के बराबर का दर्जा नहीं मिला, वजह क्या मानते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा था कि केशव मौर्य का हार के भी उप मुख्यमंत्री बनना ये बताता है कि संगठन उनके पीछे खड़ा है, क्योंकि वो ओबीसी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उनको पार्टी ने ग्रूम किया उस तरीके से, तो उन्हें ये मौका मिलना था। ब्रजेश पाठक का एलिवेशन ये बताता है कि संगठन अपनी छाप छोड़ना चाहता है। देखिए, योगी जीतकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्हें थोड़ा अपने काम के स्टाइल में बदलाव करना होगा। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया होगा। फौरी तौर पर यह लग सकता है कि योगी आदित्यनाथ को दोनों तरफ से बांध दिया है क्या संगठन ने। मुझे लगता है उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए किया होगा कि 5 साल के बाद दोबारा 5 साल उनको राज करने का मौका मिलेगा। और अभी जो हमारे माध्यम से लोग देख रहे होंगे, यहाँ सिर्फ हिंदुत्व, भगवा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके के स्वर आपको सुनाई देंगे। तो एक तरीके से इस विचारधारा को दूर तक पहुंचाना है और योगी को एक बड़ा वर्ग इसके वाहक के तौर पे देखता है, तो उनका कद बड़ा हो चुका है। तो क्या कद बड़ा होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जो स्टाइल थी वो भी बदली है क्या? तो मुझे लगता है कि उन्हें रिकंसाइल करना पड़ा है और आगे का सोच के, उनके पास बहुत वक्त है कि मैं और आगे जाना चाहता हूं, तो मुझे संगठन का एक ऐसा कार्यकर्ता बनकर दिखाना पड़ेगा जिससे सब कुछ मान्य है, संगठन जो कहता है वो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है। दूसरा एक बड़ा वर्ग होगा जो ये देखेगा कि योगी को एक तरीके से स्क्वीज करने की कोशिश हुई है, दोनों तरफ से दिल्ली की चली है, ये बताने की कोशिश होगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन अगल बगल ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को बैठा दिया। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होगी, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी होगी इस विश्लेषण में। लेकिन योगी का दूसरी बार ये बनना उनके कद को बहुत बड़ा बना देता है। तो क्या उन्होंने ये रिकंसाइल करके ये आगे का रास्ता तय करने का ठान लिया है क्या? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रदेश है। 2024 में उनका प्रदर्शन, लोकसभा में उनका प्रदर्शन उनके कद को और बड़ा कर सकता है। तो सारा ध्यान क्या उस तरफ होगा क्या? और जो उनके नाम पे ये भगवा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके की ध्वनि जो उठ रही है, क्या इसको दूर दूर तक क्या वही पहुंचा सकते हैं? वो अभी सबसे मुफीद व्यक्ति के तौर पे है क्या उसमें अपनी भूमिका देख रहे हैं क्या? तो इसको इस तरीके से भी मुझे लगता है कि देखना होगा। एक सवाल और भी है, दिनेश शर्मा योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं, आशुतोष टंडन योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मंत्रिमंडल में योगी के लोग नहीं हैं, लेकिन योगी के खासम खास लोग नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल। एक तरफ अगर केशव मौर्य थे जिनको विरोधी बताया जाता था, तो बैलेंस आउट करने के लिए दूसरी तरफ दिनेश शर्मा थे जो थे तो संगठन के व्यक्ति, लेकिन वो ड्रिफ्ट करके योगी आदित्यनाथ के बड़े खास बन गए। जो अध्यक्ष हैं उनको भी बड़ा माता की भैया वो माइक बंद कर दीजिए उधर वाला, अब वो बिल्कुल माइक बंद कर दीजिए। ये आगे चलिए, आगे खुल गया है वहां पर, प्लीज ये आगे निकलते जाइए, आगे निकलते जाइए। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी इकाना स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। रघुबर दास जो ऑब्जर्वर भी थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ विधायक दल की बैठक को ऑब्जर्व करने के लिए आए थे। मंच पर आप रघुबर दास को भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन मानस, यहाँ पर देखिए, जब हम यूथ फैक्टर की, युवा की बात करते हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट डाले, युवा ने भी बीजेपी का दामन संभाले रखा है। और यहाँ में ये नहीं भूलना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ भी दरअसल युवा हैं, ही इज इन हिज 40s। तो युवाओं को जब तरजीह देने की बात आती है, तो सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा को हटा देना, जितिन प्रसाद वो ब्राह्मण चेहरा, उनको मंत्री पद में उनको मंत्री पद दे देना, आगे। ये रणनीति बीजेपी की क्या अनफोल्ड करती हुई दिख रही है? देखिए, जिस पर हम लोगों को उम्मीद थी जल्दी भेजिए, जल्दी, अरे बड़े चेहरे हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही जब पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उनका जो मंत्रिमंडल था, उस वक्त भी कुछ नामों को लेकर चर्चा थी और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो भी बदले गए थे। इस बार कुछ नए चेहरे मैं आपको बता दूं जो सामने आए। एक नाम बड़ा चौंकाने वाला सामने आया है, सीतापुर से एक विधायक हुए हैं जो पहले स्कूटर का काम करते थे, स्कूटर मैकेनिक थे। जी, और उनको
इस सूची में मैं देख रहा हूं कि उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। युवा चेहरा है। आपको याद होगा कि वहां के जो विधायक थे वो ऐन मौके पर छोड़ करके वो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, तो वो युवा चेहरे हैं। कुछ और देखिए, अब जैसे अनिल राजभर है, आप देख रहे हैं कि राजभर के खिलाफ, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अनिल राजभर को उतारा गया था, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इस बार उनको रिपीट किया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है, इसमें जाति और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ आप देखेंगे तो करीब करीब 10 इसमें ऐसे नाम है जो मैं देख रहा था, अभी सूची को मैं देख रहा था, तो करीब 10 ऐसे नाम है जो दलित समुदाय से आती है। यानी 52 की सूची में 10 ऐसे चेहरे हैं जो दलित हैं। 52 में 10, 18% के करीब रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये इस बात की तस्दीक करता है कि जिस तरीके से, जिस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, बहुत सारे देखिए इस पर युवा चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं। अब जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि मोहसिन रजा को रिप्लेस करके और आज़ाद, जो जिनका दानिश आज़ाद, वो युवा चेहरा है। वो मंत्रिमंडल, कहीं विधायक भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको एकोमोडेट किया गया, उनको साथ में लाया जा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चुनाव जीत के आए हैं उन्हीं को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही। ऐसे लोग भी इस पे बहुत सारे नाम हैं, मैं देख रहा था। नए वर्गों को भी आउटरीच करने की कोशिश की जा रही है। पर मैं सुकेश, परिवारवाद फेवरेट टॉपिक है बीजेपी का। परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर, खास कांग्रेस पर और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर वो लगातार हमलावर रहती है। लेकिन ये लिस्ट देखेंगे तो देखिए, पंकज सिंह को जो 1,79,500 वोटों से नोएडा से जीते, जबरदस्त मार्जिन था, पर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। लेकिन जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस से आए, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, यहां जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है योगी कैबिनेट में, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो परिवारवाद बीजेपी वालों पर लागू नहीं होता, पर बीजेपी के साथ या तो कोई घटक हो या बाहर से आ जाए तो वहां परिवारवाद लागू नहीं होता। यह थोड़ा अजीबोगरीब संदेश दे रही है कि बीजेपी। कटा हुआ है क्या? सूची निकालो। सुकेश, आप तक आवाज गई मेरी? हो जाए, वहां पे वायरिंग तार की पड़ी हुई है सारी। हाँ, शायद ऑडियो में दिक्कत आ रही है। राजीव, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे जो मैं सुकेश से पूछ रहा था? देखिए, बिल्कुल इस लिस्ट में, लेकिन मैं आपको संदीप ये भी बता दूं कि कल्याण सिंह के पोते और राजवीर सिंह, कल्याण सिंह के बेटे जो संदीप सिंह हैं, वो तो मंत्री लिस्ट में उनका नाम है। उनका मंत्री लिस्ट में नाम है। हाँ। लेकिन मैं दूसरी बात ये है कि ये जो सहयोगी दल है, वो कल्याण सिंह छोड़कर चले गए थे ना बीजेपी बीच में। राजवीर तो है सांसद। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो अपना दल और निषाद पार्टी, ये जो दो प्रमुख गठबंधन दल थे, ये इस तरह की पार्टियां पहला पद अपने परिवार के लिए ही रखती हैं। अनुप्रिया पटेल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो केंद्र में मंत्री हैं। उनके पति जो पहला एमएलसी अपना दल से हुआ बीजेपी कोटे से, तो उनके पति हुए, और जब मंत्री परिषद में नाम देना था तो उन्होंने अपने पति का ही दे दिया। अब संजय निषाद अपनी पार्टी के नेता है, अगर उनको अपना दूसरा मंत्री पद भी मिलेगा तो वो कोशिश करेंगे उनका बेटा कहीं एडजस्ट हो जाए। तो पहले ये अपनी पार्टी के लिए, आप देखिए जो अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराया है, जो बनारस से कैबिनेट मंत्री शपथ ले रहे हैं। अगर कहीं बिजली की तारें पड़ी हैं, सब लोग घूम के आप ये देखिए, तो इस तरीके की जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी, जो जाति आधारित मैं कहता हूं पार्टियां उत्तर प्रदेश की, तो इनके नेता परिवार के लिए पद सबसे पहले चाहते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो गठबंधन दल चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, और उनके साथ कोई गुरेज नहीं, उनका परिवारवाद बीजेपी को नहीं दिखता है। बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है। वो उनकी गठबंधन दल के लोग हैं, बीजेपी उनसे नाम मांग सकती है, उनको मंत्री बना सकती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हर पार्टी में जब आपको मंत्री बनाना है तो उसके भी बहुत सारे तर्क हैं, नहीं बनाना है तो भी उसके बहुत तर्क हैं। ये जो लिस्ट है, ये इतनी माथापच्ची की बात बनी है। आप सोचिए, मैंने आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात कही, इस लिस्ट में दयाशंकर मिश्र दयालु का नाम है, जो दोनों सदनों के सदस्य नहीं है, और 4-4, 5-5 बार के विधायकों के नाम नहीं है।
तो दयाशंकर मिश्र दयालु को अगर इस लिस्ट में रखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर बहुत मंथन किया गया है और नीलकंठ तिवारी को मंत्री तो नहीं बनाया गया, उन्हीं के इलाके में ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं और उसी विधानसभा सीट से वो आते हैं। तो ये नीलकंठ तिवारी के लिए तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा वाली बात होगी। अनिला सिंह भी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई है, उत्तर प्रदेश से